अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 5A की तरफ और चैप्टर नंबर 13 हमारा स्टार्ट होगा, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको यही बताया गया है कि इस चैप्टर में हम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की फील्ड से रिलेटेड हैं और जिसमें हमारे पास जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो हैं। एक्चुअल में ये जितने भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो वो एनर्जी भी सप्लाई कर रही होती हैं। उसके अलावा न्यू बोन्स या मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं वो डिजीज़ के अगेंस्ट भी जो हैं वो हमारी बॉडी को डिफेंड कर रही होती हैं। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उससे हमें बॉडी में एनर्जी मिल रही होती है। जब आप हर वक्त तो हम खाते नहीं ना रहते, तो एक्चुअल में जब हम खाना खाते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी बन रही होती है, खाने से जो एनर्जी मिलती है वो स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। तो जब हमें एनर्जी यानी काम के दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो एनर्जी जब चाहिए होती है तो फिर वो हम एनर्जी जो स्टोर फॉर्म में होती है उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जिसको हम सिंपल वर्ड में मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 2 टर्म्स पहले भी शायद मैंने आपको बताई हों, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आती है। ठीक है, एनाबॉलिज्म में नई चीज़ें बन रही होती हैं बॉडी में, जबकि कैटाबॉलिज्म में जो पुरानी चीज़ें हैं वो डेड हो रही होती हैं, यानी पुराने सेल्स जो होते हैं वो डेड हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट्स है हमारा फर्स्ट टॉपिक। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट वर्ड से पहले आप इसको देखते हैं, इसको इसी से डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये 2 वर्ड से बना है, कार्बो और हाइड्रेट से। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब वाटर, रिलेटेड टू वाटर, यानी ऐसी कार्बन जिसमें वाटर भी मौजूद हो। इसका जनरल फॉर्मूला ये है, यानी CnH2ON, यही मतलब है ना, यानी सी से कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब रिलेटेड टू वाटर, तो वाटर आ जाएगा। एन जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बन एटम एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में ये मैक्रो मीन लार्जर इन साइज एंड हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होती हैं, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी होते हैं। ठीक है, पॉली मीन मैनी और हाइड्रोक्सी मीन जिसमें OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी इसीलिए इनको बोलते हैं। और ये साइज़ में जो है वो लार्जर होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जो कि आप लोगों ने ग्रुप्स पढ़े हुए हैं ना, वो फंक्शनल ग्रुप्स एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे अटैच हो सकते हैं, या कीटोन्स की फॉर्म में भी जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। दैट्स वाई इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बोलते हैं। उसके बाद इनका जनरल फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले इसके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। कार्बो मतलब C और हाइड्रेट मतलब वाटर, CnH2ON। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज जो बना रहे होते हैं, एक्चुअल में वो ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और इसमें कंडीशंस हमारे पास क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरी वाटर चाहिए, तीसरा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के साथ साथ ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं वो भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। ओके, तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो, मोनो मतलब सिंपल, सिंगल। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, जबकि सेक्राइड जो है वो वर्ड सेक्रोन से निकला है, सेक्रोन मतलब शुगर। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट शुगर्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मतलब उनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल है। तो कम्प्लेक्स चीज़ को ही हम हाइड्रोलाइज करते हैं ना, सिंपल को तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं ना कर सकते। तो ऑलरेडी ये सिंपल होती हैं, दैट्स वाई इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक्चुअल में कार्बन ही इनमें मेन कॉन्टेंट होता है ना, तो कार्बन जो है उसका नंबर इसमें 3 to 9 होता है। ठीक है,
अब कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग ही इनको हम जो है वो मज़ीद क्लासीफाई करते हैं। अगर 3 कार्बन हो तो उसको ट्रायोसिस बोलते हैं, अगर 4 हो तो टेट्रोसिस, अगर 5 हो तो पेंटोसिस, 6 हो तो हेक्सोसिस, 7 हो तो हेप्टोसिस, 8 हो तो ऑक्टोसिस, 9 हो तो नूनोसिस। इस तरह इसके यानी नेम जो है वो हम लिख सकते हैं। उसमें ये जो हमने 3 to 9 पढ़े हैं यानी ट्रायोसिस से नूनोसिस तक, उसमें हमारे पास जो हेक्सोसिस है यानी 6 कार्बन वाला वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह आती हैं। और ग्लूकोज जो हमारे पास है वो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पेंटा मतलब 5, हाइड्रोक्सी मतलब जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। जबकि ये HO जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक हो गया। इस तरह पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो फ्रुक्टोज को बोलते हैं। फ्रुक्टोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। पेंटा हाइड्रोक्सी यानी इसमें भी 5 जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड ये 5। ये जो O है ये कीटोन के ग्रुप को शो कर रहा है। समझ आ गया। ये दोनों फॉर्मूले जो है वो शॉर्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं। तो इसमें आप लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज़ में लिखना है। सिंपल शुगर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो टेबल शुगर हम लेते हैं डेली डाइट में, वो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो स्वीट इन टेस्ट होती है, वाइट होती है, क्रिस्टलाइन होती है, और ये कि इसमें जो मज़ीद है वो ये ऐड करेंगे, सॉलिड होती है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपल शुगर है। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सिंपली ये वही है, दे आर रिड्यूसिंग, इस वजह से इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी बोलते हैं। ये शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है वाई दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स, तो आप लोगों ने लिखना है बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो जो है मोनोसेक्राइड की निस्बत जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं। अब कम्प्लेक्स हैं इसका मतलब ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं ना, तो जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये 2 to 9 यूनिट्स जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स के देते हैं। यानी जब कम्प्लेक्स फॉर्म से इनको तोड़ा जाता है तो ये सिंपल फॉर्म देते हैं, और उसके कितने यूनिट्स 2 to 9 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो हैं वो हमें ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दे सकते हैं, उनके नंबर्स जो हैं, ठीक है। ओके, तो इसी बिना पे इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर तो ये 2 हमें देंगे मोनोसेक्राइड तो इनको बोलेंगे डाइसेक्राइड, अगर ये 3 मोनोसेक्राइड देंगे तो इनको ट्राई बोलेंगे, अगर 4 देंगे टेट्रासेक्राइड, इसी तरह जो है वो आगे चलता जाएगा। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डाइसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, ये वाले डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स मतलब डाई मतलब 2, जो 2 हमें सेक्रोन्स देते हैं यानी मोनोसेक्राइड्स जो 2 देते हैं उनको बोलते हैं डाइसेक्राइड। इसकी एग्जांपल हमारे पास है सुक्रोज, ठीक है। ये देखें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स आर डाइसेक्राइड्स लाइक सुक्रोज। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़े थे ना, तो ये कौन से हैं, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। इस वजह से इनको सुक्रोज को हम डाइसेक्राइड बोलते हैं क्योंकि ये 2 मोनोसेक्राइड देता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, जब इसको कम्प्लेक्स से तोड़ा जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, जब इसको हाइड्रोलाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमारे पास एक आ गया ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, डाइसेक्राइड। नेक्स्ट इसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं सिंपली जो उनकी हैं मोनोसेक्राइड्स की, बस इसमें चेंज ही आ रहा है कि ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन मैनी सेक्रोन्स, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सेक्रोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये उनसे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये 100s to 1000s जो है वो मोनोसेक्राइड्स देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्योंकि ये कंसिस्ट ही 100s to 1000s ऑफ मोनोसेक्राइड्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है स्टार्च की और सेलुलोज की। स्टार्च और सेलुलोज जो है, सेलुलोज सिंपल जो है प्योर कॉटन है, कॉटन जो होती है ना जिसको रुई बोलते हैं, ये वो है। तो इसमें आप लोगों ने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। एक तो ये है कि उसकी कोई शेप नहीं होती, वो शेपलेस होती है, तो अमॉर्फस वर्ड जो है वो शेपलेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कॉटन जो है यानी सेलुलोज जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होती है, पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, इसलिए इसको इनसॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। उसके अलावा दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर।
होप सो यहाँ तक आपको साथ साथ याद भी हो गया क्योंकि ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सिंपल यही बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल से कम्प्लेक्स वन होते हैं और इनके सोर्सेज और यूजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। चलें वो देखते हैं। सोर्सेज ऑफ सिंपल शुगर्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल्स, ठीक है। चलें अब डाइसेक्राइड्स का देखते हैं। डाइसेक्राइड्स आर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज इज फाउंड इन शुगर केन, शुगर बीट, beetroot and fruits. Lactose consisting of glucose and lactose is the main sugar in milk and dairy products. Lactose जो है वो मिल्क से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें मौजूद होता है, ठीक है। माल्टोज इट इज़ अ डाइसेक्राइड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाउंड इन सीरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आर स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, व्हीट, बार्ली, मेज। कॉटन इज प्योर सेलुलोज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आवर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसके ऊपर वाले सोर्सेज थे जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, आगे हम करेंगे इसके यूजेस। आवर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ द ओनली वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ यूज्ड डायरेक्टली बाय मसल्स फॉर एनर्जी। इसको अंडरलाइन कर लें कि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट लिया जा सकता है मसल्स के लिए, इन मसल्स को एनर्जी देने के लिए। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ फैट्स फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। ब्रेन में अगर फैट्स जो हैं फैट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते ब्रेन के लिए क्योंकि आपको पता है उससे जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ लाइक। Besides the energy providing materials, carbohydrates also provide the following usage to our body. ये इसके मेन पॉइंट्स हैं यूजेज के। They regulate the amount of sugar level in our body. Low sugar level in body results in hypoglycemia. इसको अंडरलाइन कर लें, ये टर्म जो है हाइपोग्लाइसीमिया जो है जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो है कार्बोहाइड्रेट्स उससे हम जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। आपको पता है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें भी जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है कार्बोहाइड्रेट से। वो बैक्टीरियाज जो हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। डाइटरी फाइबर्स हैज़ टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एक्चुअली ये डाइटरी फाइबर्स भी प्रोवाइड करे होते हैं ना, जैसे कि एप्पल जो है उसकी जो एप्पल जो है उसको बिना उसकी पील ऑफ किए जब उसको यूज़ किया जाता है तो वो भी जो है वो स्टमक की प्रॉब्लम जो है उससे ख़त्म होती है, ठीक है। क्योंकि जब फाइबर्स कम हो जाते हैं आपकी बॉडी में तो उस वक्त जो है वो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब। तो इसको यूज़ करने से वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिनिश हो जाती हैं। फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग मतलब मसल्स का अकड़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं मसल्स की, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें यही मेन हमारे पास है फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में। अब वो जो शुगर है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है किस तरह, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड में जाती है तो वो मस्कुलर एनर्जी एज अ मस्कुलर एनर्जी यूज़ होती है। जब वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन जो है वो उसको इस शुगर को जो है वो स्टोर कर देता है। जब आपको इमरजेंसी ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये ग्लाइकोजन जो है वो उसको सिंपल फॉर्म में जो है वो चेंज करके इससे एनर्जी गेन की जाती है। उसके अलावा ये फैट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि क्या करती है, ओबेसिटी कोज करती है, यानी मोटापा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आप लोगों ने याद करनी है ये चेंज जो है। उसके अलावा ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर ग्राम। ये शॉर्ट ये MCQ के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स। तो इसमें हमारे पास इंट्रावेनस थेरेपी आती है जिसको ड्रिप सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट करना है, सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। डेक्सट्रोज इज क्रिस्टलाइन ग्लूकोज नेचुरल शुगर फाउंड इन स्टार्ची
foods provide simple carbohydrates to the body that can be easily broken down into and processed. Dextrose solution is available in several concentrations. जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में डिफरेंट कंसनट्रेशंस के सोल्यूशन बनाए हैं, इस तरह डेक्सट्रोज जो हैं उसके भी डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो सोल्यूट की अमाउंट कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। और इट इज़ यूज टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी। इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये अंडरलाइन करें, बट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडिड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन सोल्यूशन। डिफरेंट जो इंजेक्शंस ऐड किए जाते हैं ना, वो उसको बोलेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। डेक्सट्रोज इज गिवन पेशेंट डायरेक्टली इनटू वेन कार्ड इंट्रावेनस थेरेपी। इसको अंडरलाइन कर लें, इट इज़ कॉमनली कार्ड ड्रिप सिस्टम। It is the fastest way to deliver fluids, electrolytes and medicines through the body to prevent air entering into the bloodstream. Simple कि इसमें हम क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम में वेन में जो है वो वेन के थ्रू जो है वो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर मेडिसिन्स या फ्लूइड्स वगैरह जो जैसे कॉलरा होने की वजह से या डायरिया होने की वजह से बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ना, या डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या मेडिसिन्स वगैरह जो दी जाती हैं तो उसमें जो है वो प्रिवेंशन की जाती है किस चीज़ की, कि एयर उसमें एंटर ना हो पाए, ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो बॉडी में एंटर ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स जो हैं वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किस पे कंसिस्ट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र पे, ठीक है। अब प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अब अटैचमेंट के दौरान जो बॉन्ड चाहिए होता है, जैसे दो चीज़ों को लाइक 2 पीसेस ऑफ फूड को जोड़ने के लिए हमें कोई ग्लू चाहिए, जो वो ग्लू होगी वो एक्चुअल में इसका बॉन्ड होगा। इस तरह प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, जब 2 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड, जो ग्लू है वो है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। वो पेप्टाइड लिंकेज जो है जब 2 अमाइनो एसिड्स को अटैच करता है तो प्रोटीन बनती है। एक्चुअल में 2 के अटैच होने से नहीं बनता, बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। all proteins yield अमाइनो एसिड्स ऑन अपॉन हाइड्रोलिसिस। एक्चुअल में जब बने ही वो अमाइनो एसिड्स हैं तो आपको पता है जब प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज किया जाएगा यानी ब्रेक डाउन उनको किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, अमाइनो एसिड्स। यानी जिस चीज़ से वो बनेंगे जब उनको तोड़ेंगे तो वही चीज़ हमें इन रिटर्न मिलेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का मेजर पार्ट होती हैं, ठीक है। 50% जो है वो बॉडी का ड्राई वेट वो प्रोटीन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। जैसे आपके नेल्स हैं, आपके हेयर्स हैं, उसके अलावा जो अगर फीदर्स जो होते हैं बर्ड्स वगैरह में फीदर्स या उनकी या वूल वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन ही होती हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये डेड प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा मसल्स में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें बताई गई हैं हमारे पास। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्रोटीन्स की। जैसे अगर हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं, उस बिल्डिंग के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो होंगी ब्रिक्स। इसी तरह प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका जर्नल फॉर्मूला है हमारे पास ये, जिसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला COOH, इसके अलावा अमाइनो ग्रुप होता है और R जो है वो अल्काइल ग्रुप होता है, ये हमारे पास है, ठीक है। ये सेंट्रल कार्बन है। अब क्या होता है, R जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के। हमारे पास 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। अब इनको भी आगे फर्दर जब हम देखते हैं तो इन 20 में से 10 जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 10 जो है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसेंशियल मतलब कंपल्सरी, तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं कि हम अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी नहीं होते, जबकि नॉन इसेंशियल जो कि कंपल्सरी नहीं होते वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं नेचुरली, तो अगर वो हम डाइट में ना भी लें तो कोई इशू नहीं होता उसका, ठीक है। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो ये आप लोगों ने दोनों करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक्चुअल में इसमें हमने पेप्टाइड लिंकेज ही पढ़ना है। पेप्टाइड लिंकेज यानी वो बॉन्ड जब 2 अमाइनो एसिड्स अटैच हो रहे होते हैं उस बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। वो बनता कैसे है, जब एक अमाइनो एसिड, ये आप लोगों ने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ना, वहाँ पे R ऊपर था और H2N नीचे था, यहाँ पे बस डायरेक्शन चेंज की है, बाकी कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक अमाइनो एसिड है और एक ये है। अब इनमें बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक अमाइनो एसिड में, एक अमाइनो एसिड का जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें से
OH लेंगे और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उसमें से H लेंगे। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O, यानी ये OH और ये H मिलके बनाएंगे H2O माइनस किया, यानी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो H2O निकाला, बाकी क्या बच गया वो सेम ऐसे ही आ जाएगा, H2N, ठीक है। CHR, CO इसको डबल बॉन्डिंग में शो करना है, बाकी OH भी निकल गया और H भी निकल गया, बाकी क्या बच गया NH CHR COOH। अब ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है, ये जो इन दोनों के दरमियान बना था। तो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसी तरह पॉलीमराइज होते हैं। पॉलीमराइज मतलब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच होकर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें हमारे पास जो है आपको पता है 50% ड्राई वेट ऑफ एनिमल सेल जो है वो प्रोटीन्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। हर प्रोटीन के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, उनके स्पेसिफिक जो हैं वो सोर्सेज हैं, उसके अलावा यूजेस हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन्स आर मीट, मटन, चिकन, फिश। These are used as food by human beings as they are essential for the formation of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल का जो मेन पोर्शन होता है ना, जैसे न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये आप लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा। एंजाइम्स जो होती हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स एक्चुअल में हम किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए या उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ रिएजेंट्स, उनको बोलते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, दे आर हाईली स्पेसिफिक। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है, किसी दूसरे रिएक्शन का एंजाइम किसी और में यूज़ करने से रिएक्शन ठीक नहीं होता, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है। बल्कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एज ए ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा ब्लड कैंसर के लिए भी यूज़ होते हैं उसके ट्रीटमेंट में। हाइड्स जिसको खाल बोलते हैं, जानवर की जो खाल होती है ना, वो भी उसमें भी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उससे हम क्या करते हैं, ये लेदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, लेदर के बैग्स, शॉपिंग बैग्स, जैकेट्स, उसके अलावा शूज़, स्पोर्ट्स आइटम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो लेदर से बनती हैं, ठीक है। टैनिंग हाइड्स जो है, टैनिंग बोलते हैं, यानी खाल को रंगा जाता है, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है, उसके बाद उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स जो है वो बोन्स में भी प्रेजेंट होती हैं। जब बोन्स को हीटअप किया जाता है तो उससे एक वैक्सी सा मटेरियल बनता है जो कि बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, उस वैक्सी मटेरियल को बोलते हैं जेलेटिन, ठीक है। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स सच एज पल्सेस, बीन्स, दीज आर यूज्ड एज फूड। नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड्स। अब लिपिड्स ये सारे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स ही पढ़ रहे हैं। लिपिड्स जो हैं वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, किसके, फैटी एसिड्स के, ठीक है। फैटी एसिड्स जो हैं वो मिलते हैं तो लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स जो हैं यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास ये लिपिड्स एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है वो देखते हैं। जब 3 फैटी एसिड्स 1, 2 and 3, जब 3 फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, तो उसको बोलते हैं, ये 3 है ना तो इसको ट्राई ग्लिसराइड बोलेंगे। 3 फैटी एसिड्स जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उसके दरमियान बॉन्ड बनता है, तो इसको बोलते हैं ट्राई ग्लिसराइड, और ये पूरा हमारे पास एक लिपिड है, ठीक है। लिपिड जो होती हैं वो हमारे पास सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होते हैं, एस से सॉलिड और एस से सैचुरेटेड, ठीक है। अब आप लोगों ने याद रखना है, अब ऑयल जो होते हैं वो भी फैटी एसिड्स हैं, जबकि जो हमारे पास घी है, घी वो भी हमारे पास फैटी एसिड्स है, ठीक है। अब ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं तो अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि फ़ैट्स जो होते हैं वो सॉलिड, एस से सॉलिड और एस से सैचुरेटेड, ठीक है, वो सॉलिड होती हैं और रूम टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स जो होती हैं उनके, जैसे हमने प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े, अमाइनो एसिड्स, इसी तरह लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास हैं फैटी एसिड्स, जो कि इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल्स आती हैं जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एक है पॉमेटिक एसिड और दूसरा है स्टेरिक एसिड, ठीक है। ये इनके फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें सिंपल नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने से फॉर्मूला चेंज हो रहा है। These acids form esters with glycerol in the presence of mineral acids, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाकी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। MCQ नंबर 1 है, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट O2, C ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड, C ऑप्शन, सुक्रोज।
थर्ड वन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूस डी ऑप्शन ग्लूकोज. फोर्थ वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस स्टार्च ए ऑप्शन. व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस सुक्रोज सी ऑप्शन. ग्लूकोज इज सी ऑप्शन पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. नेक्स्ट है हमारे पास thousands of amino acids polymerize to form proteins B option. Which of the following is a triglyceride C option lipids. Enzymes are proteins. Which of the following properties they do not have B option. They are highly non-specific. नेक्स्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. MCQ number 12. Which of the following is not the characteristics of monosaccharide C option hydrolyzable. 13 है which of the following statements about glucose and sucrose is incorrect D option disaccharides. Which of the following is a reducing sugar A option glucose. The most important oligosaccharide is A option sucrose. बाकी आपके सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस. ये सारे आपके नोट्स में गिवन है. मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ, मार्क करवा देती हूँ जो आप लोगों ने करनी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10. 7 नहीं है, बाकी 1 to 10 है. उसके अलावा 13 है. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 एंड 6 ये इंक्लूड हैं. बाकी 4 7 और 8 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. यहाँ पे हमारा टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसको अच्छे से याद कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.